गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 का। आपको रिवीजन हो रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब देखिए, आपको इस सिलेबस में जो पढ़ाया गया है उसमें अगर हटाए गए भाग भी अगर आपको पढ़ा दिए हैं तो आप इस रिवीजन के माध्यम से इनको कंफर्म कर लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आर्थिक अवधारणाएं जो लेसन नंबर 14 है एवं नियोजन, इसमें जो हटाया गया भाग दिए हैं, हटाई गई जो पॉइंट हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आपके राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय ये हटा दिया गया है। इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके राष्ट्रीय आय, ये भी हटा दी गई है। फिर आपकी आती है प्रति व्यक्ति आय, ये भी आपके हटा दी गई है। पहले भी ये 3 अंक का ही था, पहले ये लेसन 3 अंक का ही था और अब भी ये 3 अंक का ही है। अब इसमें आगे दिया है आपके, देखिए आप किताब से मिलान कीजिए बच्चों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आप निशान लगा लीजिए और कंफर्म कीजिए। अपने नंबर अच्छे लाने हैं तो इस सिलेबस को पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं वो फिर इनके समझना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं रिवीजन में आपको हर पार्टों का रिवीजन करा रहा हूँ। उसमें सिलेबस आएगा उसके बारे में भी बताऊंगा, नहीं आएगा हटाया गया बिंदु है उसके बारे में भी बताऊंगा, कैसे लर्न करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। इसलिए आप पूरी तरह से तैयारी के साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से याद कीजिए। जैसे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप किताब में देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ये भी हटा दिए गए हैं, इसलिए इनको भी आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। फिर अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं ये हटा दिए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिनका विस्तार से वर्णन मैंने आपको करवा दिया गया है, वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया गया है। फिर देखिए, क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन ये भी हट गया है क्योंकि क्षेत्रों का वर्णन हटा दिया गया है तुम्हारी सिलेबस से। फिर आगे चलिए, आप बुक में देखिए, मिलान कीजिए। बुक में आगे दिया गया है उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ये भी हट गया है क्योंकि तीनों क्षेत्रों का कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। फिर देखिए, आपके इस बिंदु में ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और आर्थिक विकास को रखा है। बच्चों निशान लगा लीजिए, आप अच्छी तरीके से समझिए इसको। आर्थिक वृद्धि पॉइंट को हटा दिया गया है और आर्थिक विकास को ही रखा है। तो आर्थिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आर्थिक वृद्धि में आगे जो बातें दी गई है वो हटा दी गई है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। आर्थिक वृद्धि के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि समय समय के साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन में जो लगातार वृद्धि होती है उसको हम आर्थिक वृद्धि कहलाती है। तो उत्पादन जितना होता है उसमें वृद्धि होती है, वो आर्थिक वृद्धि कहलाती थी। तो आर्थिक वृद्धि के केवल एक ही मात्रात्मकता कि आर्थिक वृद्धि एक दीर्घात्मक मात्रात्मक होता है। आर्थिक वृद्धि में गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं, केवल धन से संबंधी बात बताई गई थी आपको। तो आर्थिक वृद्धि आपके हटा दिया गया है। आपके सिलेबस में रखा है आर्थिक विकास। अब देखिए, आर्थिक विकास के अनेक आयाम होते हैं। आर्थिक विकास की परिभाषा आपके 1 नंबर में आएगी कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो आर्थिक विकास जो है राष्ट्र के सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। सामाजिक राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करता है कि समाज का भी विकास होना चाहिए, अन्य सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। इन सब बातों को मिला करके आपकी 1 नंबर की परिभाषा आएगी, जिसमें देखिए बच्चों कि आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं जिसमें दिया गया है संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। कि इनमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अनुकूल सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का जो योग होता है
वह आर्थिक विकास कहलाता है। तो इसमें एक आयाम नहीं होता है बच्चों। आर्थिक वृद्धि में तो केवल एक धन से संबंधित ही आर्थिक वृद्धि कहलाती थी कि धन हो जाना ही आर्थिक वृद्धि हो गई। लेकिन आर्थिक विकास में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इन सब को सम्मिलित किया गया है। सब में विकास कहलाता है, वही आर्थिक विकास कहलाता है। अब देखिए, आर्थिक विकास की अनेक अवधारणाएं दी गई है। आर्थिक विकास के साथ साथ विकास की कुछ अन्य अवधारणाएं भी दी गई है कि सतत विकास हो, समावेशी विकास हो, मानव विकास हो। इसके बारे में हमने पढ़ा था। सतत विकास, सतत विकास को फिर मैं आपको समझा रहा हूं। सतत विकास का मतलब है लगातार वृद्धि करना। जैसे हम नवीकरणीय संसाधनों को और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में पीछे पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोल, ये अनवीकरणीय हो गए। और जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, ये जो है नवीकरणीय हो गए। मृदा, ये सारे हमें नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सतत विकास, सतत विकास क्या है? हमारी प्राकृतिक निरंतरता को बनाए रखता है। बच्चों, विशेष ध्यान देकर के पढ़ना है। सतत विकास, जिसको दाहनीय विकास भी कहते हैं, कि हमने जो विकास प्राप्त किया है उसमें हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा करके रखना है। और बचा करके रखने की बात में आती है कि हमें नवीकरणीय संसाधनों को ही काम में लेना चाहिए। इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि हमें संसाधन पढ़े हैं कि समाप्तता के आधार पर जहाँ संसाधन होते हैं वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं, तो हमें उसकी प्राकृतिक निरंतरता को बनाए रखना है। ये नहीं हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचे, तो वह कहलाता है सतत विकास। जो इसमें परिभाषित आपको याद करना है, बोर्ड में पूछा जाता है 1 नंबर के अंतर्गत आपके सिलेबस। फिर कह दूं आपको, प्रश्नों के बारे में विस्तार से 15 जनवरी से आपके जो देश वर्ग के दिए गए जो प्रश्न हैं वो नए सिलेबस के अनुसार आ जाएंगे। तो आपको डेश वर्क खरीदना पड़ेगा। 15 जनवरी से जैसे ही मार्केट में डेश वर्क उपलब्ध होते हैं वो डेश वर्क आपको खरीदने हैं और इनके बारे में समझना है कि लेसन नंबर 14 में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 नंबर का आएगा, ये आप भली भांति समझ जाएंगे। क्योंकि पहले जो परिपाटी और प्रश्न थे वो 1-1 नंबर के आते थे इस सिलेबस में। तो इस साल भी 3 अंक का ही रखा गया है। तो वैसे तो कन्फर्म है कि इसमें से 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न। तो आपको परिभाषाएं बहुत सही तरीके से याद करनी है। जैसे प्रश्न बनता है, सतत विकास किसे कहते हैं, या ऐसे भी आ सकता है। देखिए, इन तीनों को भली भांति जानना है। तीनों का अर्थ एक ही होता है, सतत विकास को या दाहनीय विकास को या पोषणीय विकास। तो तीनों की एक ही परिभाषा होगी कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। तो परिभाषा आपके बुक में दी गई है। यह आपको परिभाषा लाइन टू लाइन याद रखनी पड़ेगी, तब 1 नंबर मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट जो दिया गया है समावेशी विकास। अब देखिए, समावेशी विकास यह एक व्यापक अवधारणा है। इसमें क्या होता है, धन की समानता के साथ साथ अवसर और जीवन के सभी आयाम भी महत्वपूर्ण रखते हैं। इसमें समाज का विकास होना चाहिए और समाज का विकास करने के लिए आपको पता है कि धन भी होना चाहिए और धन के साथ साथ समाज में अन्य अवसर और जीवन के सभी आयाम मिलने चाहिए। उसको कहते हैं समावेशी विकास। तो देखिए, समावेशी विकास की परिभाषा आपके नेक्स्ट इसमें दी गई है कि धन के साथ साथ कौन कौन सी बातों में समानता होनी चाहिए समाज में। तो आपको पता है, सब साधारण बातें हैं, जैसे जाति है, धर्म है, लिंग है, भाषा है, क्षेत्र है, गरीबी है और कोई शारीरिक असमर्थता है,
तो उसको भी समानता के रूप में देखा जाना चाहिए, तो वह समाज समावेशी विकास के रूप में माना जाता है। तो यह आपको भली भांति परिचित होना चाहिए कि समावेशी विकास क्या कहलाता है। कि समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों तक विकास पहुंचना चाहिए, जिसमें दिया देखिए लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। अनेक लोग जैसे लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव, गरीबी व शारीरिक असमर्थता के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि समावेशी विकास वही होगा कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल देता है। ये हमारे समाज में समावेशी विकास का अर्थ यही है कि हमारे समाज में कुछ वंचित वर्ग रह जाते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, गरीबी के आधार पर या शरीर की अपंगता के आधार पर कुछ लोग पिछड़ जाते हैं, तो उनको मुख्य धारा में बराबर लाने के लिए बल देता है। तो ये मुख्य बात आपको समझानी है उत्तर में कि समावेशी विकास समाज के वंचित वर्गों के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल देता है। तो मुख्य धारा जिसमें जाति, धर्म, लिंग और वर्ण, अपंगता या समाज के स्तर में बराबर, ये सब बात आ जाती है। जिसमें नेक्स्ट दिया है देखिए कि यह एक व्यापक अवधारणा है, ये भी परिभाषा लिख सकते हैं कि इसमें आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता तथा जीवन के सभी आयामों में समान मानवीय अधिकारों का समर्थन करती है। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो आपका ये 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। फिर देखिए मानव विकास। बच्चों, मानव विकास की सामान्य परिभाषा आपको याद करनी है कि व्यक्ति को नियमित और बेहतर मजदूरी मिले, उसे हम मानव विकास कहते हैं। इसे कहते हैं मानव विकास कि व्यक्ति को नियमित रोजगार व बेहतर मजदूरी, बेहतर का मतलब अच्छी, रोजगार मिलने का मतलब ये नहीं है कि रोजगार मिलता हो और आमदनी नहीं होती हो, थोड़ी बहुत ही मिलती हो, तो हम उसको मानव विकास नहीं कह सकते। तो इसे हमें जानने के लिए देखिए हम इसके बारे में विस्तार से रिवीजन में बता रहा हूं कि मानव विकास की अवधारणा 1990 में महबूब उल हक ने ये परिभाषा दी थी। तो महबूब हुक ने इस परिभाषा में ये बताया, मुख्य बात तो परिभाषा ये कि मानव विकास किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लर्न कर लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए कि मानव विकास किसे कहते हैं। व्यक्ति को नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी मिले उसे मानव विकास कहते हैं। इस मानव विकास की अवधारणा 1990 में महबूब उल हक ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में दी थी, जिसके 3 आयाम रखे थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम उसको हम कहते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस, ये इसको सामान्य अर्थों में जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को UNDP कहते हैं। अब इसमें 3 आयाम प्रस्तुत किए। 3 आयाम कौन कौन से हैं, जिसमें देखो ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो देखिए ज्ञान से संबंधित शिक्षा भी लिख सकते हैं हम, जिसमें ज्ञान, स्वास्थ्य को हम जीवन प्रत्याशा लिख सकते हैं, ज्ञान को हम शिक्षा भी लिख सकते हैं, और जीवन स्तर जिसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बच्चों प्रश्न ऐसे आएगा, 1 नंबर का आएगा तो कि मानव विकास के किन्हीं 2 आयाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव विकास के किन्हीं 2 आयाम लिखिए। यहाँ आपको 3 आयाम याद करने हैं। आपको याद है 3 आयाम कि ज्ञान होता है, स्वास्थ्य होता है और जीवन स्तर। तो आप भलीभांति इन तीनों में से 2 लिख सकते हैं और 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आपके पास विकल्प है, पहले पढ़ाई करोगे तो अच्छे विकल्प होंगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी SST। तो इस प्रकार इसमें इस तरह का प्रश्न बनता है बच्चों, ये मानव विकास का है। तो देखिए इसमें मानव विकास सूचकांक जो
3 सूचकांक दिए गए हैं, तो इस प्रकार केंद्रित, जहां अर्थ केंद्रित होता है कि मनुष्य केंद्रित बना दिया गया है। यदि राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने तो एक प्रभावी सूचकांक बन गया है। अब देखिए, किसी देशों में हमें जांच करनी है कि कौन सा देश मानव विकास में आगे है, तो वहां के देशों के मानव विकास की सूचकांक के बारे में हमें पता लगा सकते हैं कि लोग वहां ज्ञान में कितने अग्रणी हैं, स्वास्थ्य कैसा है, उनका जीवन प्रत्याशा कैसी है और जीवन स्तर उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी है। इन तीनों आयामों से ही हम देश की गरीबी और अमीरी का पता लगा सकते हैं। इसीलिए मानव विकास बिंदु दिया गया है। तो इस मानव विकास बिंदु कोई टफ नहीं है। इसके मुख्य प्रश्न बता दिए हैं। जैसे प्रश्न 1 नंबर के अंतर्गत आता है कि मानव विकास की अवधारणा कब दी गई पहली बार, तो वर्ष आता है 1990। कई बार प्रश्न ऐसे भी आता है कई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 3 आयाम किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किए थे, तो उस व्यक्ति का नाम भी आता है बच्चों महबूब उल हक। ये बातें आपको याद रखनी है और कोई विशेष नहीं है, इसमें कोई नया नहीं है। इस प्रकार आपका ये बिंदु पूरा होता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट दिया है भारत में नियोजन। भारत में नियोजन के बारे में सामान्यतः 6वीं क्लास में आ जाता है नियोजन। तो देखिए आम परिभाषा कहते हैं नियोजन की, सोच समझ करके किया जाने वाला कार्य नियोजन कहलाता है, या विवेकपूर्ण कार्य को ही नियोजन कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषाएं हैं, इनसे हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। जैसे किसी परिवार में हो या किसी देश की बात आती हो, तो हम किसी भी काम को करते हैं तो सोच समझ करके करना पड़ता है। अगर हम सोच समझ करके यानी पहले प्लान बना करके अगर काम नहीं करे तो उस काम में हमें नुकसान होगा, हानि होगी, तो हम विकास नहीं करेंगे। ऐसी ही बात देश के लिए लागू होती है। अगर देश पहले प्लान नहीं बनाए, पहले नियोजन नहीं करे कि आने वाले 5 वर्षों में हमें इस धन को इस क्षेत्र में लगाना है, तो देश विकास नहीं करेगा। तो यहाँ बात आती है कि जैसे हमें परिवार में किसी काम को करते हैं तो पहले प्लान बनाते हैं। जैसे मान लो किसी प्रकार की शादी है, तो पहले हम उसका पूरा बायोडाटा लेते हैं, कितने रिश्तेदार हैं, फिर रिश्तेदारों को कार्ड दिया जाता है, तो इस प्रकार फिर उनको बुलाया जाता है, कितने आदमियों का भोजन होगा, कितने धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्लान को कहते हैं हम नियोजन। तो जिस तरह से परिवार के हम किसी काम को करते हैं, वैसे देश के किसी काम को किया जाता है तो पहले विवेकपूर्ण कार्य किया जाता है, उस पर प्लान तैयार किया जाता है, योजना बनाई जाती है, उसको हम नियोजन कहते हैं। तो इस पॉइंट के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। तो ये रिवीजन आपका शुरू हो गया है। आप पूरी तरह से जो जो मैंने बिंदु बताए हैं उनको लर्न कीजिए और पूरी तरह से तैयारी कीजिए। मैं एक बार फिर रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं है, और दूसरी बात पहले मैंने ये लेसन आपको पढ़ाए हैं तो उसमें हटाया गया भाव, हटाए गए बिंदु थे वो नहीं थे, मैंने वो भी पढ़ा दिए थे। इसलिए एक बार कंफर्म हो जाए आपके कौन कौन से बिंदु हटा दिए हैं और कौन कौन से बिंदु नहीं हटाए हैं।